नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। सबसे बड़ी जो खबर है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त दिल्ली में हैं और सीएम कल भी दिल्ली में ही रहने वाले हैं। सीएम आज दिल्ली में थे, कल सीएम की काफ़ी जो है वो मीटिंग है दिल्ली में है। आपको बताएंगे किन अधिकारियों से वहां पर वो मिलेंगे। और जो प्रदेश में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है, चर्चा है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि अब देखिए 10 महीने हो गए हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया है। अध्यक्ष छोड़िए, नया अध्यक्ष की बात हो रही, क्योंकि प्रतिभा सिंह अभी वर्तमान में अकेली है। क्या उनको ही कंटिन्यू करना है? जो उनकी टीम है वो अभी तक नहीं बन पाई है, और क्या नया बनाया जाएगा? 10 महीने हो गए हैं और दिसंबर माह में जो है वो पंचायत चुनाव हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम ने तो ये तक कह दिया था पाटिल के सामने कि जल्दी से जल्दी बनाइए, एक ने टीम बना दी, हमारी टीम अभी तक नहीं बनी है। अब जो खबर है वो ये है कि बहुत जल्द जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो बनने वाला है। किन नामों पर चर्चा हो रही है आपको वो बताएंगे। इसके अलावा नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, नया मंत्री कौन होगा, आपको वो बताएंगे। और भी कई खबरें हैं। आज शिक्षकों को लेकर के ऑर्डर्स जारी हुए हैं, क्या वो ऑर्डर्स हैं आपको वो भी बताएंगे। इसके अलावा एक साथ 5 चिताएं जली है, एक बोलेरो पलटी है, 8 जो बच्चे उसमें घायल हुए हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो दिल्ली में है और कल सीएम सुक्खू वित्त आयोग के चेयरमैन से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मुलाकात करनी है कल सीएम ने, और वित्त आयोग से सहयोग का आग्रह करेंगे। इसके अलावा जो आरडीजी ग्रांट है उसको बढ़ाने की जो है वो मांग करेंगे। आपको बता दें 15वें वित्त आयोग में जो आरडीजी ग्रांट थी उसमें कटौती की गई थी, जिससे हिमाचल को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगले वर्ष अप्रैल 2026 से नए वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू होनी है। इसलिए अगले वित्त आयोग में अधिक बजट प्रदेश को मिले, पहाड़ी राज्य होते हुए। इसके लिए लगातार सीएम जो है तीसरी मुलाकात कर रहे हैं पनगड़िया से। इसके अलावा बता दें आपको, सीएम दिल्ली में है। सूचना यह है कि भूमिहीन हुए लोगों को 1 बीघा जमीन दिलाने की जो मांग है वो बीते कल पीएम से कर चुके हैं, लेकिन जो केंद्रीय वन मंत्री है उनसे भी मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक जो है वो जो हमारे पास जानकारी है उनसे वहां पर जो है वो मुलाकात का समय नहीं मिला है। मुलाकात का समय मिलता है तो मिलेंगे सीएम उनसे भी। इसके अलावा बता दें 12 तारीख को, कल का बता दिया हमने, 12 तारीख को सीएम सीधा कांगड़ा आएंगे और कांगड़ा का जो टांडा मेडिकल कॉलेज है वहां पर कांगड़ा के लिए बड़ी सौगात, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। अब कांगड़ा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टांडा में शुरू होगी, इसका उद्घाटन सीएम ने करना है। ये बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले बता दें आपको, शिमला के चमियाना अस्पताल में जो रोबोटिक सर्जरी मशीन है वो लग चुकी है। यानी जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं, अब गरीब का इलाज भी रोबोटिक सर्जरी से होगा। पहले सपना होता था कि रोबोटिक सर्जरी भी जो है वो गरीब की हो सकती है, क्योंकि लाखों रुपए जो है वो खर्च होते हैं रोबोटिक सर्जरी पर। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद ये कहा कि जो रोबोटिक सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी से मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो मैंने ये सोचा कि जो गरीब लोग हैं उनका भी क्यों ना इससे इलाज हो। इसका जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, चाहे वो ऑपरेशन का हो या फिर उसके बाद रिकवर होने का जो चीर फाड़ है वो कम होती है। तो ऐसे में अब टांडा मेडिकल कॉलेज में परसों एक बड़ी सौगात मिलेगी कांगड़ा के लोगों के लिए, जो उसके आसपास आते हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज के आसपास जो जाते हैं इलाज करवाने, तो वहां पर अब रोबोटिक जो सर्जरी है वो जनता को मिलने वाली है। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस अध्यक्ष और जो संगठन है उसको बनाने को लेकर सूचना यह भी है कि सीएम जो है वो इसी माह चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान जो है वो जल्दी ही जो है वो फैसला ले लें, तो इसका भी आग्रह करेंगे वो। और आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष 10 माह से जो पद हैं वो कह सकते हैं आप अध्यक्ष तो हैं, लेकिन अध्यक्ष के पास टीम नहीं है, अकेला अध्यक्ष क्या करेगी प्रतिभा सिंह। तो ऐसे में जो सूचना हमारे पास है उस अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में विनय कुमार ये भी जो है वो दौड़ में है इस वक्त, सुरेश कुमार ये दौड़ में है। इन नामों पर चर्चा हो रही है, सिर्फ नाम फाइनल होना है। केंद्रीय जो हाईकमान है कांग्रेस का उन्होंने मोहर लगानी है। विनय कुमार का नाम सबसे अधिक चर्चा में है, सुरेश कुमार का नाम भी चर्चा में है, विनोद सुल्तानपुरी है। अगर मंत्री में से किसी को बनाया जाता है तो उसमें रोहित ठाकुर प्रबल दावेदार हैं, और कुलदीप राठौर इसलिए क्योंकि इनके पास संगठन पहले भी था, संगठन की कमान, और जब इनके पास कमान थी तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा, चाहे वो उपचुनाव की बात हो या फिर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद, तो ये भी जो है वो कह सकते हैं आप उसमें इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो ये कुछ
कुछ एक ऐसे नाम हैं जिस पर चर्चा होनी है, लेकिन ये तय है कि अब बहुत जल्द कुछ ही दिनों बाद जो है वो कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। उसके बाद जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, इसके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो प्रवक्ता बनने हैं और महासचिव वगैरह वो अलग से बनेंगे, लेकिन ये जरूर है कि सीएम अब जो है वो आखिरी जो मोहर है वो हाईकमान से लगा करके आ सकते हैं। मंत्री की दौड़ में सिंगल नाम बताएंगे आपको, क्योंकि मंत्री की दौड़ में सिर्फ एक नाम जो सबसे अधिक चर्चा में है वो कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर हैं। चाहे आप क्षेत्रीय समीकरण देखें या फिर आप जो लोकसभा की सीटों के हिसाब से देखें तो उनका नाम सबसे अधिक चर्चा में है। इसके अलावा बात करें आपको सरकार का एक बड़ा फैसला जो आज सरकार ने लिया है। बीते कल शिमला में एक स्कूल में प्रिंसिपल स्कूल में उपस्थित नहीं थे, जबकि उन्होंने कोई छुट्टी भी जो है वो नहीं ली थी। एक पॉलिटिकल साइंस और जो हिस्ट्री के जो लेक्चरर हैं वो स्कूल में, सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं हम, खलीनी स्कूल की शिमला में, हेल्थ बुक्स से बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे थे, उसका जो प्रयोग कक्षा में कर रहे थे। मामला शिमला के खलीनी स्कूल का है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलीनी का है। आज इसको लेकर के सरकार ने क्या ऑर्डर निकाल दिए हैं। आज शिक्षा विभाग ने नए ऑर्डर जारी किए हैं, जिसमें सभी 12 जिलों के डिप्टी डायरेक्टर्स को यह आदेश सरकार ने जारी किए हैं आज शिक्षा विभाग ने कि जितने भी डिप्टी डायरेक्टर्स हैं वो स्कूलों में सरप्राइज विजिट करेंगे, और जो शिक्षक बिना छुट्टी के अनुपस्थित हैं और हेल्थ बुक्स का प्रयोग कक्षाओं में कर रहे हैं उन पर गाज गिरेगी। यानी अब उनको जो है वो, जिस प्रकार से कुछ मामले सामने आए हैं, उनको अल्टीमेटम नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पर यह कहा गया डायरेक्टर की तरफ से, डायरेक्टर ने आज इसको लेकर जो ऑर्डर हैं वो जारी किए हैं कि जब ये ऑर्डर निकाले हैं, सरकार के आदेशों की अवहेलना है, तो ऐसा क्यों करना है जिससे जो है वो कह सकते हैं आप जो आदेश निकाले उसकी अवहेलना है। तो ये एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो स्कूलों में चाहे प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, CHT हो या फिर और जो लेक्चरर हैं और जो टीचर्स हैं वो स्कूलों में ना हेल्थ बुक्स का प्रयोग करें, और जो अनुपस्थित हैं अगर आपने अनुपस्थित रहना है तो आप अपनी बाकायदा जो लीव है वो भेजिए। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं तो अगर आप नहीं आ रहे हैं बिना लीव के तो फिर वो उस पर जो है कार्रवाई होगी। ये आज सरकार ने आदेश निकाले हैं, नए आदेश हैं जी, आज ही निकाले हैं। इसके अलावा बड़ी खबर, अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से राज्य के 200 सरकारी स्कूलों में CBSE की पढ़ाई होगी। बड़ी खबर है जी। अब देखिए, जो प्रदेश का अपना बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, उसके अलावा CBSE से जो है वो अब टाई अप कर रहा है प्रदेश सरकार। इसमें सरकार के इस फैसले को लागू करने के लिए जो हमारे पास सूचना है, लगभग 200 स्कूल पहले चरण में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एक रोड मैप तैयार कर दिया है। इसको लेकर के इस संबंध में 229 सरकारी स्कूलों की अस्थायी सूची भी जो है वो जारी कर दी है। इसमें 47 PM श्री और एक्सीलेंस स्कूल हैं जो CBSE बनाने की योजना है सरकार की। इनके अलावा 150 अन्य स्कूलों का जो चयन है वो किया जाएगा, और शिक्षा निदेशालय ने वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर CBSE संबद्धता के लिए स्कूलों की जो अस्थायी रूप से जो एक प्रॉपर लिस्ट है वो बना दी है, पहचान कर दी है, जिसमें जिला या उपमंडल मुख्यालय में उनका जो स्थान है, पर्याप्त बुनियादी ढांचा है, बच्चे कितने हैं, अधिक बच्चे वाले जो स्कूल है वो लिए गए हैं। तो खबर यही है कि पहले चरण में 200 से 230 के आसपास जो स्कूल हैं वो CBSE बनाए जा रहे हैं। इसमें PM श्री और जो एक्सीलेंस स्कूल उनको तवज्जो दी गई है, जिनमें जैसे रोहडू का स्कूल ले लीजिए, बॉयज स्कूल। अब आप जुब्बल का अगर देखेंगे, आप जुब्बल में जो बॉयज स्कूल जो स्कूल है जुब्बल स्कूल है। इसके अलावा हाटकोटी में सरस्वती नगर गवर्नमेंट जो PM श्री स्कूल है वहां पर, यानी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। चौपाल की बात करें, चौपाल में जो है वो निर्वा स्कूल हो गया, चौपाल स्कूल हो गया, जहां पर स्ट्रेंथ 800 है, 300 है, 400 है, जहां अच्छी स्ट्रेंथ है, टीचर पूरे हैं, जहां पर ग्राउंड है, ऐसी जगहों पर जो है वो स्कूलों को CBSE में तब्दील किया जाएगा। और CM ने कहा है कि ऐसा वक्त हम लाएंगे कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को खुद वहां पर पढ़ाएंगे, तो ये कहा है जी। इसके अलावा आज SMC टीचर्स को लेकर के अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग में सीमित सीधी भर्ती यानी LDR के माध्यम से SMC शिक्षकों से विभिन्न श्रेणियों TGT, शास्त्री, DM, LT के 143 पदों को भरा जाएगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से जो है वो स्कूल शिक्षा निदेशालय को आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये जो है महत्वपूर्ण खबर है जी। सरकार के अनुसार 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध मौजूदा रिक्तियों, अनुमानित रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित श्रेणियों में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के प्रावधानों के अनुसार 5% LDR कोटे के तहत SMC शिक्षकों से विभिन्न श्रेणी के जो शिक्षकों के पद हैं वो भरे जाएंगे। तो SMC शिक्षकों की जो मांग थी LDR कोटे से, तो वो मांग पूरी हो ही गई है कुल मिला के। अब देखिए, हायर ग्रेड पे का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश सरकार की ओर से 6 सितंबर 2025 को उच्चतम वेतनमान को लेकर जारी अधिसूचना, जिसे बाद में वापस लेने की बात कही है, को हाईकोर्ट में जो याचिकाएं हैं इसको लेकर दायर की गई।
इस अधिसूचना के माध्यम से 3 जनवरी 2022 की उच्चतम पे स्केल वापस लेने की जो बात है वो कही गई थी इस ऑर्डर में। अब देखिए मामला हाईकोर्ट पहुंचा है तो न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं सरकार को। मामले की अगली जो सुनवाई है वो 13 नवंबर को होगी। इस अधिसूचना को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अदालत में इस अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। अदालत से आग्रह किया गया कि 6 सितंबर 2025 की अधिसूचना को फिलहाल स्थगित तो कर दिया है, लेकिन इसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है, ये कहा गया कोर्ट को अधिवक्ताओं की तरफ से जिन्होंने याचिका डाली है। ऐसे में यह संभावना बनी हुई है कि किसी भी समय इस अधिसूचना को लागू किया जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ताओं को बहुत अधिक नुकसान होगा। इस पर प्रदेश सरकार की ओर से जो पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि संबंधित अधिसूचना को फिलहाल स्थगित रखा गया है, इसलिए इस स्तर पर किसी भी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने इस स्तर पर कोई अंतरिम जो आदेश है वो पारित नहीं करने का फैसला लिया। बाकी जो अगली सुनवाई वो हमने आपको बता दी। यानी हायर ग्रेड का जो मामला है ये हाईकोर्ट पहुंच गया है, इसमें अब सरकार से जो है वो जवाब मांगा है। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को बड़ी खबर है जी, पूरे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए अब क्या है, जो नशा करने वाले छात्र हैं उनकी पहचान के लिए यूरिन बेस्ड ड्रग टेस्टिंग किट का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य CID हिमाचल प्रदेश की ओर से शिक्षा विभाग को इस मामले को लेकर पत्र भेजा गया है, जिसमें इस किट का इस्तेमाल करने व साथ ही इससे संबंधित जानकारी भी दी गई है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को राज्य से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए यूरिन वेस्ट जो ड्रग टेस्टिंग किट का उपयोग कर प्रभावित छात्रों की पहचान करने को कहा है। यानी जो बच्चे नशा करते हैं और उनका टेस्ट किया जाए कि कैसे नशा कर रहे हैं, पहले चरण में क्या इनको रोका जा सकता है। साथ ही कहा गया है कि यदि समय पर इस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो इससे कई छात्रों को नशे से बचाया जा सकता है। यह यूरिन बेस्ड ड्रग टेस्टिंग किट कई सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं का पता लगाने और त्वरित परिणाम देने में सक्षम है, जो उन्हें उचित प्रोटोकॉल और जो पर्यवेक्षण के तहत शैक्षणिक संस्थानों में तैनाती के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्त वातावरण बनाने और जो भविष्य की जो सुरक्षा है उसके लिए जो है वो महत्वपूर्ण है जी। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जो बच्चा कर रहा है पता लग जाएगा, पहले पेरेंट्स को बता दिया जाएगा कि पेरेंट्स ये करते हैं आपके बच्चे नशा। ऐसे में संस्थानों को PTA की बैठक के दौरान इस पर चर्चा करने व साथ ही अभिभावकों को भी इसकी जानकारी देने को कहा गया है। यानी टीचर्स जो PTA की मीटिंग है उसमें डिस्कशन किया जाए और जो पेरेंट्स है उनकी भी सहमति ली जाए। उसके बाद ये जो टेस्टिंग किट है वो भेजी जाएगी और टेस्ट होंगे और जिसका बच्चा नशा कर रहा है किसी भी पेरेंट्स का उसका पता लग जाएगा। पहले चरण में बच्चा है तो सुधर सकता है, जब बच्चा एडिक्टेड हो गया तो फिर बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि कोई कर रहा है, जाने अनजाने में किसी के संपर्क में आ गया, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गया पहले से नशा करता है, उसको वो लत लगा रहा है, तो क्यों ना उसको जो है पहले चरण में ही पता लग जाए पेरेंट्स को, फिर वो रोकने का प्रयास करेंगे जी। तो अच्छी खबर है और ऐसा होना भी चाहिए प्रदेश में। बाकी जो पेरेंट्स हैं जो PTA हैं उनसे भी पूछा जाएगा क्योंकि ज़रूरी है पेरेंट्स की भी सहमति इसमें। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जमाबंदी की प्रतियां प्राप्त करने के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। राजस्व विभाग की ओर से 5 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार अब लोक मित्र केंद्रों से जमाबंदी की प्रति लेने पर लोगों को पहले के मुकाबले दोगुना शुल्क चुकाना होगा। 10 रुपये प्रति पृष्ठ से बढ़ाकर शुल्क 20 रुपये प्रति पृष्ठ तय कर दिया है। और इतना ही नहीं, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्रति आवेदन 50 रुपये GST सहित शुल्क जो है वो तय किया गया है। यह शुल्क केवल एक खाता नंबर के लिए रहेगा। एक से अधिक खाता नंबर की जानकारी के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और शुल्क भी अलग जो है वो चुकाना होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर। हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा जी, जरूर ये कह सकते हैं आप, क्योंकि स्वाभाविक है। चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना का 6 माह का जो एक्सटेंशन है, जो सेवा विस्तार उनको दिया गया था, वो 30 सितंबर को यानी इसी माह पूरा हो रहा है। काफ़ी कम समय रह गया है, इसलिए नए CS के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। अब देखिए CS के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जो चेयरमैन है और जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उसके पद पर भी इसी महीने ताजपोशी होनी है। यानी 3 पद कह सकते हैं आप मोटे मोटे जहां ताजपोशियां होनी है। अब देखिए इन 3 पदों के लिए 7-8 नाम चर्चा में हैं।
सीएस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी कौन प्रदेश का नया होगा? सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो नंबर 1 संजय गुप्ता आते हैं सीनियरिटी में। इनके बाद आते हैं के पंत, फिर आते हैं ओंकार शर्मा, फिर आती है अनुराधा राणा, और उसके बाद आते हैं आरडी नजीम जो एसीएस हैं इस सरकार में अभी वर्तमान में। संजय गुप्ता की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये मई 2026 में रिटायर होंगे। तो जानकारी के अनुसार संजय गुप्ता जो है वो सीएस से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है उसका चेयरमैन के लिए जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं कि मुझे सीएस ना बना करके मुझे यहां पर जो है लगाया जाए, ऐसी सूचनाएं हैं, लॉबिंग की जा रही है। इस पद पर 5 साल को तैनाती होनी है, ये बता देते हैं आपको। इसके अलावा नए सीएस के दौड़ में जो सीनियरिटी बेस देखेंगे आप तो सीनियर आईएएस अधिकारी के पंत का नाम आता है। के पंत भी लॉबिंग कर रहे हैं। इनके पास फॉरेस्ट भी है, होम भी है, रेवेन्यू भी है, और जो विजिलेंस जैसे जो महत्वपूर्ण महकमे हैं वो इस वक्त ये देख रहे हैं स्टेट के सरकार के लेवल पे। इसके बाद बात करते हैं जो पंत के बाद जो सीनियरिटी में सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है वो एसीएस ओंकार शर्मा है। इनकी छवि अच्छी है और ओंकार शर्मा भी जो है वो दौड़ में है। और ओंकार शर्मा के बाद फिर आता है नाम अनुराधा ठाकुर का। ये इसलिए दौड़ में है क्योंकि हालांकि अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, लेकिन इन्होंने जो सूचना हमारे पास है दिल्ली में जो है वो सीएम के साथ इन्होंने कुछ दिनों पहले ही बीते महीनों ही जो है वो मुलाकात की थी अनुराधा ने। तो दिल्ली में ये सीएम से मिली है, तो चर्चा इसलिए भी इनकी है कि सीएम से ये वहाँ पर मिली है, तो फिर ये भी दौड़ में है। तो आपको बता दिया है जी चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में कौन से नाम हैं। हिमाचल भवन में जो है वो अनुराधा ने मुलाकात की थी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से, तो ये भी कहा जा रहा था कि ये भी दौड़ में है। तो ये हमने आपको नाम बताए। एसीएस जो आरडी नजीम हैं ये ऐसे अधिकारी माने जाते हैं कि ये जो है वो सीएम के भी खास हैं और जो और अधिकारी हैं उनके भी खास हैं, और ये जो है वो दौड़ में हैं। हालांकि एसीएस से सीनियरिटी में ये नीचे हैं। तो बात वही है, पंत, ओंकार शर्मा, अनुराधा, यही 3 ऐसे नाम हैं जिन नामों पर जो है वो सरकार आखिर में सहमति बनाएगी। पंत इसलिए कह रहे हैं हम सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं, और पंत नहीं तो फिर ओंकार शर्मा नहीं तो केंद्रीय प्रतिनिधि जब वापसी लौटेगी अनुराधा फिर वो भी दौड़ में है जी। ये नाम हमने बता दिए, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्हीं में से एक नया जो कह सकते हैं आप सीएस हैं वो प्रदेश का होगा। जयराम ठाकुर की बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज चंबा जिला के प्रवास पर थे और आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है, और लोक प्रशासन पर जयराम ठाकुर ने कहा है कि जो लोग हैं वो प्रशासन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो है वो जिस तरीके से अधिकारियों को यहाँ पर जो है वो लोगों से जो आपदा प्रभावित है उनसे उनको जो है वो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं, आरोप लगाए हैं लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। जयराम ठाकुर आज भटियात विधानसभा क्षेत्र और डलहौजी विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर तबाही मची है इस आपदा में, वहाँ पर जो आपदा प्रभावित लोग थे उनसे मुलाकात की है, और जयराम ठाकुर ने सरकार से मांग की है जो जितने भी लोग प्रभावित हैं उसमें जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति हो, जो मदद है वो बराबर मिलनी चाहिए, ये कहा उन्होंने। बाकी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से बहुत जल्दी जो पीएम ने ऐलान किया है वो राशि मिलेगी, और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार इस राशि को इन आपदा प्रभावितों को जल्द बांटेगी। इसके अलावा बात करें मंडी के धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के विधायक हैं अपनी ही सरकार में धरने पर बैठ गए हैं, धरने पर भी नहीं आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। 3 दिन हो गए आमरण अनशन पर बैठे हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज इनका हालचाल जाना कॉल किया और ये कहा कि आप थोड़ा संयम रखिए, आपका जो मामला है वो हम केंद्र में उठाएंगे। दरअसल मामला ये है कि मंडी धर्मपुर हाईवे 003 के चौड़ीकरण का काम चला हुआ है। इन चौड़ी हो रही सड़कें अंतिम चरण में जो है काम है। स्थानीय जनता और जो विधायक चंद्रशेखर हैं उन्होंने सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। चंद्रशेखर ने बताया कि अवैज्ञानिक कटिंग की वजह से उनके विधानसभा क्षेत्र में करीब 400 लोगों के जो घर हैं वो गिर चुके हैं और गिरने के कगार पर हैं। चंद्रशेखर ने बताया कि मुझे जनता ने चुना है, 2 साल से निरंतर NHAI अधिकारी और जो सड़क बनाने वाली जो कंपनी है उनसे हम बात कर रहे हैं, मगर उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए मजबूरी में मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। जनता ने चुनकर भेजा है, जनता की आवाज़ उठाना, अगर सरकार में भी आवाज़ उठानी पड़ेगी तो मैं उठाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि केवल केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी है वो आते, उन्होंने जो है वो आश्वासन दिया है, लेकिन समाधान वो भी नहीं कर रहे हैं। 3 साल में प्रोजेक्ट का मात्र 40% काम
हुआ है, बजट भी सिर्फ 40% ही खर्च हुआ है। ऐसे में जनता में खासा रोष है। उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे आवाज़ उठानी पड़े, जो मेरा आमरण अनशन है, अगर आखिरी दम तक मुझे लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो ऐसे भी जो है वो एमएलए होते हैं जी। सरकार उनकी है, लेकिन आप देखिए जनता के लिए 400 घर, जिसने घर जो है वो पाई पाई से जोड़कर बनाया हो, जब वो टूटता है तो उसका दुख क्या होता है वो उसी व्यक्ति पर से पूछिए आप, जिस पर वो गुजरती है। और सच्चाई किसी से छुपी नहीं है ये बात कि प्रदेश में जहां पर एनएच का काम हो रहा है, एनएच वालों ने जो पहले लैंड ले ली वो तो अलग है, लैंड के पैसे दे देते हैं, लेकिन लैंड के बाद जो मलबा गिराते हैं, जो वहां पर जब पहाड़ी का कटान होता है तो उसके आसपास जो गांव होता है, गांव को जो है वो कह सकते खतरे की जद में आ गए हैं। जो घर हैं, घर के आसपास जो लोगों की जमीन है जो उन्होंने पहले दे दी वो तो अलग है, लेकिन जो जमीन उनके पास बच गई है, जहां पर उन्होंने काम करना है, खेती बाड़ी करनी है या फिर सेब लगाना, कुछ भी लगाना है, तो फिर वहां पर भी अब जो है वो लैंड मलबा गिर रहा है या कुछ और चीजें हो रही है, दरारें आ रही है, तो उससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि जो कंपनियां हैं वो सुन नहीं रही है, जहां पर डंगे समय पर लगने चाहिए वहां पर डंगे नहीं लगा रही है, और जैसे कटिंग होनी चाहिए पहाड़ों की वैसे कटिंग नहीं कर रही है। पहाड़ों की कटिंग जो है वो जो आधार है उसको ताक पर रख करके जो है कटिंग हो रही है। तो ऐसे में जो जनता है, क्या उनको जो है वो खरीद लिया है कंपनियों ने, तो ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो जनता के लिए जो है वो कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो लड़ रहे हैं जी। एनएचएआई से उन्होंने कह दिया है कि मैं थैंक्स करता हूं सीएम का और मंत्री का, लेकिन जनता सर्वोपरि है, जनता की आवाज़ उठाना लोकतंत्र में जरूरी भी है। उन्होंने कहा है कि जो एनएचएआई है उनका रवैया ठीक नहीं है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वो जल्द ही जो एनएचएआई के दिल्ली में हो चाहे प्रदेश के अधिकारी हो उनसे बात करेंगे, और यहाँ पर जो एनएचएआई उन्होंने बताया है क्या वहाँ पर सच में गलत तरीके से कटिंग हो रही है, इसके मामले पर जो है वो अंतिम जो फैसला वो लिया जाएगा। लेकिन अभी भी आमरण अनशन जारी है विधायक का। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, लेकिन देवभूमि में भी मर्डर होते हैं। ये दिखा, एक खबर सुनाते हैं आपको, आज की खबर है। कांगड़ा में जंगल में 9 वर्षीय बच्चे का शव मिला है। बच्चा एक हफ्ते पहले देहरा के समीप सीयू कैंपस से लापता हो गया था। पुलिस ने इस मामले में बिहार के 31 वर्षीय मजदूर है, लक्ष्मी इसका नाम है, इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी है, इसी ने मर्डर किया है। घटना 4 सितंबर की है, जब बिहार से आए एक प्रवासी मजदूर ने अपने बेटे के लापता होने की जो सूचना है वो देहरा पुलिस को दी। बच्चा निर्माणाधीन सीयू देहरा कैंपस से गायब हुआ था। एसपी जो मयंक चौधरी है उनके नेतृत्व में 8 पुलिस टीमों ने जांच शुरू की। चाहे बच्चा मजदूर का हो किसी का भी हो, पुलिस काम करती है। मजदूरों के अटेंडेंस रजिस्टर की जांच के दौरान पुलिस को लक्ष्मी नाम का जो मजदूर है उस पर शक हुआ। जब उससे पूछताछ की पुलिस ने, तो पहले तो मुकर रहा था, लेकिन बाद में उसने, जब पुलिस ने ढंग से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि आपसी विवाद के कारण गुस्से में आकर उसने बच्चे का जो गला है वो दबा दिया और जो है उसके बाद जो शव है वो HRTC वर्कशॉप के पास जंगलों में फेंक दिया। पुलिस ने जो आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया है और घटनास्थल पर जो वारदात है उसका जो सीन है रिक्रिएशन वो भी करवाया है। तो ये दुखद खबर है जी। ऐसा होता नहीं है देवभूमि में, लेकिन चाहे वो मजदूर हैं, तो मजदूर तो है, लेकिन जो आपसी विवाद में अगर आप बच्चे को मार रहे हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है और दुखद है। ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए देवभूमि में। इसके अलावा दुखद खबर शिमला से है। शिमला में आज स्कूल की एक बोलेरो जो है वो खाई में जा गिरी। हादसा नेहरा गांव के पास पनियाली में हुआ है, शिमला जिला में। इसमें जो SVM स्कूल के जो बच्चे हैं, पनोही के प्रिंसिपल समेत 8 बच्चे घायल हुए हैं। देखिए भगवान का शुक्रिया कहिए, वरना 8 बच्चों की जान भी जा सकती थी। भगवान का शुक्रिया है। इस सड़क दुर्घटना में प्रिंसिपल समेत कई बच्चों को जो चोटें आई है। गनीमत ये रही कि जब घटना में जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जब गाड़ी पलटी तो वो रुक गई, नीचे नहीं गई पूरी। तो ये तो अच्छी खबर है कि ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी भी जो है रुक गई। ऐसे में जो लोग हैं उनसे मैं यही अपील करते हैं कि जिसमें बच्चे बैठे हो तो आप जो अपनी गाड़ियाँ उसमें जो नियंत्रण रखें स्पीड को अपने। इसके अलावा कुल्लू से दुखद खबर है। कुल्लू जिला में आज 5 अर्थियां एक ही आंगन से उठी। इससे दुखद नहीं हो सकता है। एक ही परिवार के 5 लोग एक साथ चिताएं जली है 5 लोगों की। निरमंड के शर्मानी जो खड्ड हैं उसमें इनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया। दरअसल बीते कल आनी के निरमंड में लैंडस्लाइड से घर गिरने के बाद एक ही परिवार के जो 8 लोग हैं वो मलबे में दब गए थे। रात को सोए थे, किसे पता था काल आ जाएगा। सोए, ऊपर से पूरा घर गिर गया, मकान मलबा आ गया। 5 से 7 साल के जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जी 5 और 7 साल के, इनकी भी डेथ हुई है। 5 की मौत हुई है। घर के मुखिया हैं शिवराम, इनको मलबे से सुरक्षित निकाला गया, लेकिन इनका जो पूरा परिवार है वो खत्म हो गया। शिवराम की पत्नी त्रिपता देवी, बेटा चुन्नी लाल, बहू अंजना कुमारी, पोता भूपेश और जो पोती है जागृति 5-7 साल की बेटी थी बेचारी, ये भी इसमें जो है काल का ग्रास बन गई है। लोगों से हमारी एक बार फिर से अपील है, मौसम
अभी खराब है, मौसम का अपडेट बताएंगे इसके बाद आपको हम। 12, 13 और 14 सितंबर को मौसम खराब है प्रदेश में। तो ऐसे में लोगों से अपील है कि लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो बना रहता है और कई बार आपको लग रहा है कि घर के पीछे लैंडस्लाइड हो रहा है, तो ध्यान रखिए जो पड़ोसी है, जिस दिन बहुत अधिक बारिश हो रही है उस दिन आप वहाँ पर चले जाइए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप सोए हैं, ऊपर से जो है वो मलबा आ जाता है तो फिर किसी की जान जा सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है जब बहुत अधिक बारिश हो तो आप जो है वो चाहे पड़ोसी के यहाँ, अगर आपको लग रहा है कि घर के पीछे खतरा है तो ज़रूर जो है वो किसी के यहाँ चले जाइए, वरना जो आपने देखा 5 लोग जो है वो काल का ग्रास बने हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि रात को सोएंगे फिर सुबह नहीं उठ पाएंगे। इस फैमिली पर क्या बीत रही है जो घर के मुखिया है वो तो हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक साथ 5 लोगों की जो चिताएं हैं एक ही घर से उठी है। एक जो है एक बेटा है, एक बहू है, 2 पोता और पोती है, एक अपनी पत्नी है, तो ये व्यक्ति ने खोए हैं जी। बहुत दुख खबर है। मौसम की बात कर लेते हैं। प्रदेश में आगामी दिनों में अगर मौसम की बात करें तो परसों से फिर मौसम खराब हो रहा है। 12, 13, 14 तारीख को जो है वो प्रदेश में मौसम खराब है, येलो अलर्ट है, यानी ऑरेंज और रेड अलर्ट तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बार फिर से जो बारिश का क्रम जो रुका हुआ है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की धुंध है, लेकिन 12 तारीख से प्रदेश में फिर से येलो अलर्ट है। और इसमें अगर आप लाहौल स्पीति किन्नौर को छोड़ दें तो बाकी जो 8-9 जिले हैं बच जाते हैं, उसमें सभी जगहों पर जो है वो बारिश का जो क्रम है वो फिर से शुरू हो जाएगा। जो आज की महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करिए ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में सवाल भेजिए, कोशिश करेंगे कल वही सवाल आपका जो है वो हम बुलेटिन में लेकर के आएँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।